बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। डियर कैंडिडेट्स, FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो नंबर 2 में आपको वेलकम करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने FIA एक्ट 1974 स्टार्ट किया था। पार्ट 1 की वीडियो आप चैनल पर मौजूद है, अगर आपने वॉच नहीं की तो आप इसको वॉच कर लें। आज बात करते हैं पार्ट 2 में कुछ मजीद MCQs की, जो कि इसी एक्ट के हवाले से हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने एक्ट मैंने ओपन किया है। आप जरा स्क्रीन को वीडियो को पॉज कर लें। ठीक है, इस एक्ट के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 2 के सब जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, सब सेक्शंस, आप जरा इनको एक नजर गो थ्रू कर लें। इन्हीं में से आज के सवालात हैं। यहाँ पर हमें 2 से 3 मेन बातों का पता चल रहा है। ठीक है, पहली बात तो हमें ये पता चल रही है कि ये जो FIA है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बनाने का मकसद क्या है। बेसिकली इस इदारे के बनाने का मकसद। उसके अलावा दूसरे हमें ये बात पता चल रही है कि ये जो बनाया गया एक्ट, तो ये कब से लागू हुआ। ठीक है, या हम इस तरह कह सकते हैं कि ये फर्स्ट जो पब्लिकली ऑफिशियली जो पब्लिश हुआ बजट में, तो वो कब हुआ। ठीक है, तो उसकी डेट हमें यहाँ पर पता चल रही है। एंड इसके बाद नीचे आते इसके सेक्शन में, तो इसके पहले सेक्शन में हमें 3 बातें पता चल रही हैं। सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल, यानी इसको किस नाम से जाना जाएगा, ये पता चलता है। ये बताती है सेक्शन 1 का पहला पार्ट। सेक्शन 1 का जो दूसरा पार्ट है वो इसकी वुसअत, यानी इसकी एक्सटेंट, इसकी लिमिटेशन, इसकी जुरिस्डिक्शन, यानी कहाँ कहाँ पर ये नाफिजुल अमल होगा, लागू होगा, इसका एरिया वुसअत कितनी होगी। ठीक है, किन किन लोगों पर ये अप्लाई होगा। तीसरे नंबर पर कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब है कि ये जो एक्ट है बन गया, लेकिन बनने के बाद ये किस तारीख से नाफिजुल अमल होगा, लागू होगा। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी किस तारीख से ये लागू होगा। तो ये पहले सेक्शन में बातें पता चल रही हैं। इसके अलावा सेकंड सेक्शन में इन तमाम चीजों की जितनी भी मेंशन्ड है इस एक्ट के अंदर, उनकी डेफिनेशन यानी उनकी तारीफात बताई गई हैं। राइट, मिसाल के तौर पर जहां पर भी एजेंसी का लफ्ज हो, तो उस एजेंसी का मतलब क्या होगा। ठीक है, क्या मुराद होगा उस एजेंसी से। मुराद फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, मतलब जहां पर भी एजेंसी का जिक्र आए तो इसका मतलब होगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो वो किस सेक्शन में बताई गई है, अंडर सेक्शन 3 में बताई गई है। अंडर सेक्शन 3 इसके नीचे जो सेक्शन है, तीसरा सेक्शन, आगे नेक्स्ट वीडियो में उसकी बात करेंगे। वहां पर एजेंसी की बाकायदा मुकम्मल डिटेल मौजूद है कि बनी। ठीक है, तो वो वाली एजेंसी। इसके बाद कोड। कोड का मतलब होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 1898 के तहत जो क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है 1898, तो उससे मुराद है ये कोड। जहां पर भी कोड मिलेगा हमें वर्ड, तो उसका मतलब ये होगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। इसके बाद तीसरी शेक्स, यानी दूसरी सेक्शन में तीसरी शेक्स से हमें क्या बताती है, जहां पर भी DG यानी डायरेक्टर जनरल होगा, तो उसका मतलब क्या होगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी। वंस अगेन यहाँ पर एजेंसी आ रहे, तो एजेंसी का क्या मतलब है, हम पहले ऊपर जो इसका शिक है इस सेकंड सेक्शन का, इसमें जान चुके हैं कि एजेंसी का मतलब होगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। डी पॉइंट को देखते हैं जनाब। डी पॉइंट में प्रोविंशियल पुलिस की डेफिनेशन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जहां पर भी प्रोविंशियल पुलिस हमें मिलेगा लिखा हुआ, तो उसका हम ये मतलब जानेंगे कि इसका मतलब है कि वो वाली पुलिस जो कि बनी बाय अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, कौन सा पुलिस एक्ट, 1861 के तहत जो पुलिस है, उसका मतलब ये प्रोविंशियल पुलिस होगा। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का क्या मतलब होगा, पब्लिक सर्वेंट ई में हमें ये बात पता चलती है कि वो बंदा पब्लिक सर्वेंट होगा जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड में हुई है, एंड इंक्लूड्स एन एम्प्लॉय, और वो एहलकार किसी भी कॉर्पोरेशन का या ऑर्गेनाइजेशन का जो कि कंट्रोल्ड या एडमिनिस्ट्रेड हो बाय फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत के अंडर हो। राइट, तो वो हमारे पास पब्लिक सर्वेंट होगा। नेक्स्ट स्पेशल पुलिस। तो स्पेशल पुलिस से क्या मुराद है, स्पेशल पुलिस से मुराद है पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत जो कि कंस्टिट्यूट हुई अंडर द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948। ये लास्ट वीडियो में मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जब पाकिस्तान और इंडिया, यानी जब ये दोनों अलहदा हुए मुल्क, बरसगीर पाक व हिंद में डिस्ट्रीब्यूशन हुई इनकी, तो पाकिस्तान ने जो एक्ट अडॉप्ट किया था ऑर्डिनेंस, वो
स्पेशल पुलिस के लिए पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस था, जो कि 1948 में अडॉप्ट किया था, राइट। वही अंग्रेजों वाला, उसके साथ नाम पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस लगा दिया था, राइट। तो उसके तहत जो भी बात हो स्पेशल पुलिस की, तो उसका मुराद ये होगा, उससे मुराद ये होगी पाकिस्तान स्पेशल पुलिस और एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948। नेक्स्ट है जनाब जी, स्पेसिफाइड पर्सन। तो स्पेसिफाइड पर्सन क्या मुराद होगा? मींस अ पर्सन हु आर अपॉइंटेड टू द पोस्ट इन, और जो कि किसी भी पोस्ट पर अपॉइंट होता है अंडर द प्रोविंशियल पुलिस, वो वाली पुलिस जो कि सूबाई पुलिस है, किस के आर्टिकल के तहत? इन परसेंट ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस, ठीक है। यानी स्पेशल पुलिस, इसकी बात हो रही है, इस स्पेशल पुलिस के ऑर्डिनेंस आर्टिकल 3 के तहत जो पर्सन है प्रोविंशियल पुलिस का, वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा। लेकिन इसके साथ साथ आगे भी है, ठीक है। एक तो प्रोविंशियल पुलिस के आर्टिकल 3 के तहत, और दूसरा प्रोविंशियल पुलिस एमलगमेशन ऑर्डर 1962, एमलगमेशन कहते हैं जम, ठीक है। तो जो प्रोविंशियल पुलिस है और इसके साथ साथ स्पेशल पुलिस है, ठीक है, स्पेशल पुलिस का आर्टिकल 3 है। तो इन दोनों में जो डिफाइंड है, तो वो वाला स्पेसिफाइड पर्सन, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होगा कि वो एहलकार, वो वाला बंदा जो कि अपॉइंट हो किसी भी पोस्ट पर, किसके तहत? पीपी यानी प्रोविंशियल पुलिस के आर्टिकल, प्रोविंशियल पुलिस और इसके साथ आर्टिकल 3 ऑफ स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन, यानी इनका जो इंतजाम है, इन दोनों के इंतजाम के अंडर अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन होगा, राइट। और नेक्स्ट में एच में रूल्स का क्या मतलब? मींस वो वाले रूल जो कि इस एक्ट के अंडर बनाए जाते हैं, इस एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, राइट। तो ये मुख्तसर सी मैं कोशिश की है कि आपके साथ ये शेयर करूं। अब चलते हैं सवालात की तरफ, ठीक है। अब देखते हैं कि इनमें से कौन से सवालात हम आंसर कर पाते हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस अभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो मुमकिन आ सकते हैं एग्जाम में या पेपर में। 11 क्वेश्चन पार्ट 1 में हो गए थे, तो 12 क्वेश्चन है। व्हाट इज द ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट एज पर सेक्शन 101? ये सेक्शन 1 का जो 1 है पार्ट, सेक्शन 1 का 1 पार्ट, तो उसके तहत ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल इस एक्ट का क्या है? तो बताएं जी। इसका ऑफिशियल शॉर्ट टाइटल होगा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ये बात हमें कहां से पता चली है? इस एक्ट के सेक्शन 1 के पहले पार्ट में, यानी सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में, राइट। 13 क्वेश्चन है। व्हाट इज द एक्ट नंबर असाइन टू दिस लेजिस्लेशन? इस एक्ट नंबर क्या इसको असाइन किया गया? टॉप में ही लिखा हुआ था, अगर आपने गौर किया हो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नीचे। तो जनाब इसका एक्ट नंबर है हमारे पास सी, ये वाला एक्ट नंबर 8 ऑफ 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। व्हाट इज द इनएक्टमेंट इन्फोर्समेंट डेट ऑफ दिस एक्ट? इनएक्टमेंट का मतलब है इन्फोर्समेंट, यानी कब से नाफिजुल अमल हो। तो वो डेट हमें टॉप में ही राइट साइड पर पता चल रही थी, 13 जनवरी 1975 से। तो ये कब से नाफिजुल अमल हुआ? 13 जनवरी 1975 से। क्वेश्चन नंबर 15। टू विच ग्रुप ऑफ पीपल डज दिस एक्ट अप्लाई रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन? देखें ये किन लोगों पर या किस ग्रुप पर ये एक्ट लागू होता है, उनके जगह का लिहाज रखे बगैर, ठीक है। तो ये जैसे मैंने बताया कि कोई भी पाकिस्तानी सिटीजन या कोई भी पब्लिक सर्वेंट, चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है, तो उस पर ये एक्ट लागू होता है, राइट। ओवरऑल पाकिस्तान इसका जुरिस्डिक्शन, यानी इसका है, ठीक है, पूरे पाकिस्तान में लागू होता है। ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट वेयर दे मे बी, कहीं पर भी हो, लेकिन सरकारी मुलाजमीन हो, इस कोई इसने क्राइम किया है, तो वो इसके अंडर आ सकता है, तफ्तीश के अमल का हिस्सा बन सकता है, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक टॉप में एक बात मैं आपके स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि ये इसका मकसद क्या है इस एजेंसी के बनाने का। देखिए जी, ये एजेंसी इसलिए बनी, इसका मकसद ये था मेन कि बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जो कि फेडरल के अंडर आते हैं, जिनकी तहकीकात जो है वो इन्वेस्टिगेशन जरूरी थी। तो उन क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उन जराइम की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये इदारा बनाया गया था।
16 under section 2A the agency is defined as the federal investigation agency constituted under which section। तो जो बात सेक्शन 2 के ए पार्ट में बताई गई है एजेंसी, तो उसका वो कहां पर हमें उसकी डेफिनेशन मिलती है, यानी उस वो बनी किस एक्ट किस सेक्शन में, तो वो जनाब सेक्शन 3 में। ये जो ऑप्शन सी है ना, सेक्शन 3 में इस बात का जिक्र है कि एजेंसी कौन सी एजेंसी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि बनी अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 3। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट है आंसर। 17 इन सेक्शन 2B कोड रेफर्स टू, जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 2B में कोड के बारे में बताया गया कि कोड का क्या मतलब होगा, किस चीज को रेफर करेगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और ये कौन से साल की बात है, 1898, राइट। कौन से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898। 18 हाउ इज प्रोविंशियल पुलिस डिफाइंड इन सेक्शन 2 डे ऑफ FIA एक्ट। FIA एक्ट के सेक्शन 2D में प्रोविंशियल पुलिस की डेफिनेशन क्या है, राइट। तो जनाब ऑप्शन ए इसका राइट है, राइट आंसर है वो पुलिस जो कि कॉन्स्टिट्यूट हुई बनी अंडर द पुलिस एक्ट 1861। आपने इस एक्ट का नंबर जरूर याद रखना है, 1861 पुलिस एक्ट के अंडर जो पुलिस कॉन्स्टिट्यूट हुई, तश्कील हुई, उसको प्रोविंशियल पुलिस कहा जाता है। ठीक है। 19 सेक्शन 2A defines public servant by referring to which section of Pakistan Penal Code। अच्छा जी, सेक्शन 2A में क्या डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की, तो वो वाला किस सेक्शन में बात हो रही है पब्लिक सर्वेंट की, पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 21 में, सही है, दफा 21 में ये बात है पब्लिक सर्वेंट के बारे में। ठीक है। 20 Special police as per section 2F means the Pakistan Special Police Establishment constituted under the ordinance of which year। तो स्पेशल पुलिस के बारे में मैंने आपको बताया कि सेक्शन 2F में इसका क्या मतलब है, वो वाली स्पेशल पुलिस जो कि पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट कौन सी, 1948 वाली, राइट। तो ये वाली स्पेशल पुलिस जो कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई, कौन से ईयर में, कौन से ऑर्डिनेंस ऑफ ईयर, 1948 का था। 21 अंडर सेक्शन 2G specified person refers to those appointed in pursuance of which 1962 ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। इसके बारे में मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है, स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर। ठीक है, स्पेशल पुलिस और प्रोविंशियल पुलिस ये दोनों मिला के, और इसमें जो भी ये मतलब इंजमाम हुई, एमलगमेशन का मतलब इंजमाम जम करना, ठीक है, तो ये जो दोनों जम होके स्पेसिफाइड पर्सन को रेफर करते हैं, राइट। 22 अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द फेडरल इन्वेस्टिगेशन। देखिए जी, वही बता गई कि इसका जो बुनियादी मकसद है इस एजेंसी का वो क्या था, उसको बनाने का, इसको तश्कील देने का। तो जनाब फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंस थे, जराइम थे, क्राइम थे जिनका कनेक्शन यानी जो फेडरल गवर्नमेंट से कंसर्न थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उन मामलात की इन्वेस्टिगेशन के लिए ये FIA बनाई गई। ठीक है, उस सिलसिले में ये FIA बनाई गई, राइट। 3 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 व्हेन डिड दिस एक्ट कम इनटू फोर्स। तो ये वही है कि सेक्शन 1 में जो इसकी इन्फोर्समेंट है उसमें जो तीसरा पार्ट था कि किस डेट से लागू होगा ये एक्ट। तो जनाब ये जैसे ही बना उसी वक्त जो है ये लागू भी हो गया। ठीक है, एट वंस। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने इस सेक्शन 2 और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिटेल से समझा, और उसमें से जो MCQs किस तरीके से आ सकते हैं उनको डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी आज की वीडियो। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे जो इसके सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, उसको समझेंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट, अगर आपने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज LDC की पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पर हमारी 45 डेज पास्ट पेपर सीरीज और मॉकअप टेस्ट सीरीज चल रही है, आगाज हो चुका है। अगर आप MES की इस पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे
इस सेशन का हिस्सा बनकर आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, राइट। 20 जून से ये सेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हम पास्ट पेपर्स, उनमें मौजूद सवालात और इसके अलावा सिलेबस के मुताबिक तैयारी करवाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको मज़ीद डिटेल जाननी है तो चैनल पर आएँ, आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएगी, शॉर्ट्स में भी जाएँगे तो मिल जाएगी, बाकी यहाँ पर भी मैंने रखी हुई हैं, आप इनको देख लें, आपको तमाम डिटेल्स पता चल जाएँगी। बाकी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा, उसमें मैसेज कर दें, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।